प्रश्न 30। जनजातीय ऋणग्रस्तता के कारणों एवं दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज एंड इल इफेक्ट्स ऑफ ट्राइबल इंडेटेडनेस। उत्तर, ऋणग्रस्तता इंडेटेडनेस संपूर्ण ग्रामीण भारत की एक प्रमुख समस्या ऋणग्रस्तता की है। जनजातीय भारत में तो ऋणग्रस्तता की समस्या और भी ज्यादा विकट है। जनजातीय समाज के लोग दरिद्रता और ऋण के बंधनों में जकड़े हुए हैं। देश में समृद्ध कृषि के सभी तत्वों जैसे कृषि योग्य भूमि की बहुलता, विभिन्न फसलें पैदा करने वाली जलवायु, पानी की उपलब्धता, मेहनती कृषक आदि के बावजूद भी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है और भारतीय ग्राम पर निर्धनता की छाया पड़ी हुई है। कुछ जनजातीय लोगों को तो 2 वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं होती है, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण लेना पड़ता है। यहाँ के कई जनजातीय लोग ऋण में ही पैदा होते हैं, जीवन बिताते हैं, मरते हैं और पीछे वालों के लिए ऋण ही छोड़ जाते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार देश के किसान जनजातीय लोग सहित 70% ऋण महाजनों से, 14% रिश्तेदारों से, 3 अरे कहना क्या चाहते हो? प्रतिशत समितियों से, 10% सरकार से एवं शेष 3% अन्य साधनों से प्राप्त करते हैं। महाजन की ब्याज दर बहुत ऊंची होती है जो 20% से लेकर 150% तक है। जनजातीय लोगों की अज्ञानता एवं अशिक्षा का लाभ उठाकर साहूकारों एवं महाजनों ने चक्रवृद्धि ब्याज लागू कर उनको सदैव ऋण के द्वारा अपने पंजों में फंसा रखा है और कभी भी उनकी आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है। जनजातीय लोगों की फसल को वे सस्ते दामों में खरीदते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वापस उन्हें महंगे दामों में बेचते हैं। इस प्रकार जनजातियों का ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। भारत में संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या को आज भी ऋणग्रस्तता की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। संपूर्ण भारतीय जनजातियों में ऋणग्रस्तता काफी विस्तृत है। जनजातियों में ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण उनमें व्याप्त निर्धनता और अभाव की अर्थव्यवस्था है। जनजातियों के लोगों के साथ संपर्क ने उनकी समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है और वे वर्तमान में अभाव और ऋणग्रस्तता की स्थिति में पहुंच गए हैं। यद्यपि जनजातियों में ऋणग्रस्तता के विस्तार संबंधी वैज्ञानिक तथ्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि उनमें इस समस्या का आकार काफी विस्तृत है। ऋणग्रस्तता के कारण अधिकांश जनजातीय लोगों के जीवन में खुशी और शांति का अभाव है। अनेक क्षेत्रों में तो ऋणग्रस्तता बंधुआ प्रथा के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि कर्ज पिता से पुत्र को क्या साबित करना चाहता है तू? और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होता रहता है। अधिकांश जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता उनके अस्तित्व की एक अपरिहार्य और स्वाभाविक घटना हो गई है। जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। एक, भूमि तथा जंगलों पर जनजातीय अधिकारों की समाप्ति। कृषि के परंपरागत एवं आदिम तरीके, परिणामस्वरूप अनाज की कमी। अज्ञानता। विवाह, मृत्यु, मेले तथा त्योहारों के अवसरों पर अपने साधनों से अधिक फिजूल खर्ची। भाग्यवादी प्रवृत्ति। जुर्मानों के संबंध में पंचायत निर्णयों को बहिष्कृत किए जाने के भय से पूरी तरह मानना। उपर्युक्त कारणों की वजह से जनजातीय लोगों को हमेशा रुपयों की आवश्यकता रहती है और वे साहूकारों के शोषण का शिकार बन जाते हैं। उधार ली गई रकम पर समय के साथ साथ ब्याज इतना बढ़ता जाता है कि उस बढ़ी हुई रकम को लौटाना उसकी क्षमता के बाहर हो जाता है। परिणामस्वरूप साहूकार के द्वारा दिए हुए कर्ज के बदले में उसकी जमीन हड़प ली जाती है। स्वयं योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आर्थिक विकास का कोई भी कार्यक्रम जनजातीय अर्थव्यवस्था पर उस समय तक कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक कि जनजातीय लोगों को साहूकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाते। गरीब जनजातीय लोगों को फसल बोने के समय साहूकार या व्यापारी से बीज उधार लेना पड़ता है और उसका 3 या 4 गुना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अनाज उसे फसल काटने के समय लौटाना पड़ता है। इसी बीच खाने के लिए जो अनाज उधार लिया गया है उसे भी इसी दर से लौटाना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि जनजातीय कृषक को अपनी फसल का अधिकांश भाग साहूकार को देना पड़ता है। कभी कभी तो फसल में से उसके स्वयं के खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता है। यहाँ हमें यह भी विचार करना होगा कि सब प्रकार के सरकारी प्रयत्नों के बावजूद जनजातीय लोगों को साहूकार से ऋण क्यों लेना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि साहूकार जनजातीय लोगों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जब कभी किसी जनजातीय व्यक्ति को रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो केवल 1 या 2 फलांग चलने पर ही वह साहूकार के घर पहुंच जाता है। साहूकार बिना किसी शर्त, सुरक्षा और गारंटी के उसे कर्ज दे देता है। अधिक से अधिक साहूकार एक खाली कागज पर कर्ज लेने वाले का अंगूठा लगवा लेता है और उसकी जमीन अपने यहाँ गिरवी रख लेता है। इस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
दूसरी ओर सहकारी साख समितियों से कर्ज लेने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर ये समितियां उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज देती हैं, जैसे भूमि में कोई सुधार करना हो, कृषि औजार खरीदने हो, समझ रहे हो? भूमि के कटाव को रोकना हो आदि के लिए। लेकिन गरीब जनजातीय व्यक्ति को अपने उपभोग और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी सामाजिक एवं अनुशासनात्मक आवश्यकताओं पूरा करने के लिए कर्ज की आवश्यकता रहती है। यह कर्ज उसे सुगमता से साहूकार से ही प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट है कि सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के लिए कर्ज प्राप्त करने की सहकारी साख समितियों द्वारा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी जनजातीय लोग उपर्युक्त कारणों से साहूकारों से धन उधार ले लेते हैं, जो उन्हें बिना किसी प्रकार की औपचारिकताओं के सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम। ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप जनजातीय लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। इससे वे कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं और सीमित साधनों के कारण चिकित्सा की सुविधाएं भी नहीं जुटा पाते। इन सभी का प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है। वे कृषि में उन्नत खाद, बीज आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। वे अकुशल श्रमिक का कार्य ही कर सकते हैं, दक्ष श्रमिक का नहीं, क्योंकि वे साधनों के अभाव शिक्षा और किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे ऋणग्रस्तता, बेकारी व दासता के लिए भी उत्तरदायी हैं। ऋण लेने वाले व्यक्ति को बंधुओं, श्रमिक या दास के रूप में कार्य करना पड़ता है। साहूकार ऋण लेने वाले भूमि को धीरे धीरे हथिया लेते हैं और जनजातीय कृषक भूमिहीन हो जाता है। विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में किए गए अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अधिकांश मामलों तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। में ऋणग्रस्तता बंधुआ प्रथा और भूमि पृथक्करण के लिए उत्तरदायी है। ऋणग्रस्तता के कुछ परिणाम जो सामने आए हैं वे इस प्रकार हैं: स्वतंत्रता का समाप्त होना और परिणामस्वरूप जनजातीय श्रम शक्ति का साहूकारों के द्वारा उपयोग, भूमि से पृथक्करण और उस पर साहूकार का अधिकार, लड़कियों का विक्रय तथा वेश्यावृत्ति तथा संक्रामक गुप्त रोगों का बढ़ना। जनजातीय लोगों में जो बहुत अधिक कर्जदार हैं, उन पर साहूकारों का अधिकार हो जाता है और वे उनके यहाँ बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। वे कर्ज से विमुक्त नहीं हो सकते और उनका स्वतंत्र अस्तित्व प्रायः समाप्त हो जाता है। उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के कोटलास ऋणग्रस्तता के दुष्परिणामों के शिकार लोगों का एक ज्वलंत उदाहरण है और ये अभागे लोग सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को भुगत रहे हैं। जनजातीय लोगों को ऋणग्रस्तता की समस्या से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से समय समय पर विभिन्न राज्यों में अधिनियम पारित किए गए। उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति ऋण सहायता अधिनियम 1966, राजस्थान में 1961 में राजस्थान सागरी व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। विभिन्न माध्यमों से किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर स्पष्ट है कि अधिनियमों के पारित हो जाने के बावजूद भी जनजातीय लोगों का शोषण अब भी जारी है। साहूकारों ने रुपया उधार देने के संबंध में लागू किए गए प्रतिबंधों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार की स्थिति का मूल कारण यह है कि राज्य सरकारों ने जनजातीय लोगों को बंधक श्रम के खिलाफ कोई सुरक्षा ये फंस गया सीएम प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त जनजातीय लोगों का शोषण जारी रखने के लिए उत्तरदायी साहूकारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की सरकार और उनके अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। जनजातीय विकास कार्यक्रमों पर योजना आयोग के अध्ययन दल के प्रतिवेदन में परिस्थिति का आकलन इस प्रकार किया गया है। उसका दृष्टिकोण यह है कि जनजातीय ऋणग्रस्तता पर दो दृष्टियों से आक्रमण किया जाना चाहिए। प्रथम, जनजातीय लोगों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्हें लंबी अवधि का कर्ज दिया जाना चाहिए। दूसरा, उनकी आर्थिक दशा को सुधार कर्ज लौटाने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। सहकारी साख समितियों को पर्याप्त मात्रा में कर्ज देना चाहिए और साथ ही कर्ज देने संबंधी तौर तरीकों को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि जनजातीय लोग ऐसी समितियों से कर्ज लेने के लिए उनकी ओर आकर्षित हों। लेकिन ऋणग्रस्तता की समस्या को हल करने के लिए मुख्य ध्यान इस ओर दिया जाना चाहिए कि इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है, प्रतिबद्धता, ईमानदारी तथा पूर्ण विश्वसनीयता की आवश्यकता है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो खासतौर से जनजातीय हितों के संरक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं। इस सब के अभाव में अधिनियम और योजनाएं केवल मात्र कागज के टुकड़े साबित होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह सच है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जनजातियों में ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान न करने के लिए अनेक अधिनियम लागू किए गए हैं तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के द्वारा बहुत कम ब्याज पर जनजातियों के लिए लंबी अवधि के ऋण देने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी इन अधिनियमों का जनजातियों को कोई लाभ इस कारण नहीं मिल पाता कि जनजातियों में न्यायालय के चक्कर लगाने तथा उस पर होने वाले व्यय को वहन करने की क्षमता नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से यह दशा जनजातियों के आर्थिक शोषण को ही बढ़ाती है।
विकास कार्यक्रमों का लाभ भी जनजातियों के प्रभावशाली और संपन्न लोगों को ही मिल पाता है। निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे रहने वाली जनजातियों के निरक्षर लोगों को विकास कार्यक्रमों की कोई जानकारी भी नहीं होती। सरकारी आंकड़ों में जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण की राशि सैकड़ों करोड़ रुपयों में दिखाई जाती है, लेकिन जनजातीय विकास खंडों में जिन लाभार्थियों के नाम अंकित होते हैं उनमें से अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती। इन्हीं दशाओं के अंतर्गत ऋणग्रस्तता की समस्या में आज तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है। नहीं। प्रश्न 31। कंवर जनजाति के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द सोशल इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ऑफ कंवर ट्राइब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर। कंवर जनजा कावर ट्राइब्स। कंवर अथवा कन्वर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः यह जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के पठारी क्षेत्रों के रायगढ़, सरगुजा तथा बिलासपुर जिलों में पाई जाती है। कंवर अथवा कन्वर जनजाति के लोगों की मान्यता है कि ये महाभारत काल के शासक वर्ग कौरवों की संतानें हैं। इस जनजाति के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय सेना में नौकरी करना था, किंतु अब इस जनजाति के लोग कृषि कार्य तथा खेतिहर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार कंवर जनजाति की जनसंख्या 5,44,956 थी। इनका केंद्रीकरण मुख्यतः रायपुर 57,582, सरगुजा 1,36,709, रायगढ़ 1,65,516, राजनांदगांव 41,049 तथा बिलासपुर 1,43,665 जिलों में है। कंवर जनजाति के लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार की बोली सदुरी में ही वार्तालाप करते हैं। यह लोग द्विभाषी हैं। इन जनजाति के लोग अपने लोगों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग हिंदी जानते हैं। कंवर अथवा कन्वर जनजाति 12 अंतर्विवाही समूहों में बटी हुई है, लेकिन मुख्यतः 8 अंतर्विवाही उपसमूहों क्या बोला तूने? तनवर पैकरा, कमल बंशी, दूध कंवर छठी, रठिया, छेठा तथा रावतिया में विभक्त हैं। इन सभी उपसमूहों का अनेकानेक टोटम समूहों में वर्गीकरण किया गया है। इस टोटम समूह को जनजाति में गाठी कहा जाता है। यह एक बहिर्विवाही समूह है। इस जनजाति के लोगों ने हिंदू धर्म के कुछ लक्षणों को ग्रहण कर लिया है। कंवर जनजाति की महिलाएं एक विशिष्ट पहचान हेतु अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है। भोजन एवं वस्त्राभूषण, फूड एंड रोब्स। कंवर जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल, कोंदो का भात, उड़द, तिवड़ा, राहर की दाल तथा मौसम अनुकूल सब्जियां होती हैं। इसके अलावा मांसाहार में बकरा, मुर्गा, जंगली सुअर, खरगोश तथा मछली का भोग करते हैं। ये लोग विवाह या अन्य त्योहार आदि अवसरों पर महुआ की शराब का भी सेवन करते हैं। पुरुष घुटने तक मुड़ी हुई धोती तथा कमीज पहनते हैं। इनकी स्त्रियां सूती साड़ी व ब्लाउज पहनती हैं। लड़कियां लहंगा व ब्लाउज पहनती हैं। कंवर जनजाति में पुरुष व स्त्री दोनों आभूषणों के शौकीन होते हैं। पुरुष हाथों में छल्ला या अंगूठी पहनते हैं। हाथों में चूड़ा भी पहनते हैं। पुरुष कानों में बाली भी पहनते हैं। इनकी स्त्रियां हाथों में कनकनी, चूड़ियां, नागमोरी, पहुंची, चांदी के सिक्कों का हार, कान में सुथवा, खिनवा, नाक में फूली, पांवों में कांसे या चांदी की पैरी, साटी, कमर में करधनी पहनती हैं। कंवर जनजाति की स्त्रियों में गुदवाने का भी विशेष शौक पाया जाता है। ये हाथ, पैर, बाह आदि पर गुदना गुदवाती हैं। इस जनजाति की स्त्रियां एक विशिष्ट पहचान हेतु अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कुंवर जनजाति एक पितृसत्तात्मक जनजाति है। यह जनजाति विभिन्न अंतर्विवाही समूहों में बटी हुई है। कंवर जनजाति की प्रमुख उपजाति तंवर अथवा छत्तरी, राठिया, पेनकरा, चेरवा, दूध कंवर आदि है। कंवर जनजाति के एक वर्ग जो बिलासपुर के कोरबा, पेंड्रा, मतीन, धुरी, चांपा, लाफा, ओप्रोड़ा आदि जमींदारियों में जमींदारी प्राप्त किए थे, अन्य सामान्य कंवर से अलग होकर तंवर या छत्तरी कहलाते हैं तथा स्वयं को अन्य जनजाति से उच्च मानते हैं। रीति रिवाज एवं सामाजिक नियम ये लोग राजपूत क्षत्रियों के समान मानते हैं। विधवा विवाह इनमें वर्जित है। कंवर जाति के सामान्य कृषक कंवर कहलाते हैं। राठिया उपजाति के लोग मुख्यतः रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं। चेखा कंवर को कंवर पुरुष व चेरी स्त्री से उत्पन्न माना गया है। ये मुख्यतः सरगुजा जिले में निवास करते हैं। पेनकरा कंवर रतनपुर के हयवंशी राजा के सेना में सैनिक थे, यह माना गया है। रौतिया समूह को कंवर पुरुष व राउत अहिर स्त्री से उत्पन्न समूह कहा गया है। कमलवंशी कंवर जनजाति के मूल लोग माने जाते हैं। दूध कंवर को कॉलोनिल डल्टन ने कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। इनका स्थान तंवर के बाद माना जाता है।
उपजातियों के बीच आपस में खान पान संबंध पाया जाता है, किंतु वैवाहिक संबंध नहीं पाया जाता है। उपजातियां विभिन्न गोत्रों में विभक्त हैं। बात तो सही है। विवाह यह एक अंतर्विवाही जनजाति है। कंवर जनजाति में लड़कियों की शादी की उम्र 12 से 16 वर्ष तथा लड़कों की 14 से 18 वर्ष मानी जाती है। इनमें विवाह का निर्णय तो कन्या पक्ष की तरफ से लिया जाता है, किंतु विवाह की प्रारंभिक पहलम वर पक्ष की ओर से की जाती है। संबंध तय हो जाने पर वर पक्ष वाले कन्या के घर गुड़, कुछ रुपये, साड़ी तथा शराब लेकर सगाई की रस्म जाते हैं। पूरी विवाह रस्म प्रक्रिया सगाई, द्वार मांगा, रोटी तोड़ना, विवाह तथा अंत में गौना जैसे विभिन्न चरणों में पूरी होती है। परंपरागत रूप से इनमें विवाह समाज के ही बुजुर्ग व्यक्ति संपन्न कराते हैं, किंतु अब बाहरी लोगों के संपर्क में आने से ये भी अब ब्राह्मण को बुलाने लगे हैं। धर्म एवं लोक संस्कृति, रिलीजन एंड फोक कल्चर। बुढ़वा कंवर जनजाति के लोग भी अन्य जनजातियों की भांति देवी देवता एवं जादू टोना में विश्वास करते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता दूल्हा दूब, वाहन देव, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्वमंगला देवी, रक्षा देवी, मातिन देवी, बंजरी देवी आदि हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवता सूरज, भूमि, नाग, बाघ, वृक्ष आदि की भी पूजा की जाती है। देवता या देवी को बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इनके प्रमुख त्योहारों में हरियाली तीज, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, पीतर, नवाखानी, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा, दीपावली आदि हैं। ये भूत प्रेत, जादू टोना पर विश्वास करते हैं। मंत्र तंत्र का जानकार व ग्राम के देवी देवता का पुजारी बैगा कहलाता है। कंवर जनजाति में लोक नृत्यों का भी प्रचलन है। इनमें कर्मा नृत्य, सुआ नाचा, भोजली नृत्य, राम सप्ताह, रहस नृत्य आदि होता है। हर गांव में रामायण चबूतरा होता है, जिस पर रामायण पाठ का आयोजन होता है। स्त्रियां सुआ गीत, भोजली गीत, पुरुष राम सप्ताह गीत, फाग, सेवा आदि गाते हैं। आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में धान, कोदो, तिल, तिवरा, शहद, मूंग, उड़द आदि की फसलें लेते हैं। सिंचाई के साधन न होने के कारण उत्पादन हो जाता है। जिसके पास सिंचाई के साधन है वे सब्जी, गेहूं, चना आदि की फसलें भी लेते हैं। भूमिहीन या कम कृषि भूमि वाले परिवार अन्य लोगों के खेतों में मजदूरी करते हैं। वनोपज संग्रह भी इनकी आय के प्रमुख स्रोत है। जंगलों में महुआ, तेंदुपत्ता, महल पत्ता, चार, गोंद, हर्रा, धवई के फूल आदि वनोपज का संग्रह करते हैं। पहले खरगोश, भर, कोट, चीतल का शिकार भी करते, ये अब शिकार पर प्रतिबंध होने से शिकार नहीं करते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। प्रसव सुईन बुजुर्ग महिला दाई द्वारा घर पर कराया जाता है। प्रसव के बाद नाल नाड़ा काट जमीन में गाड़ते हैं। प्रसूता को 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता। 3 दिन तक कशा पानी, गुड़, तिल का लड्डू, नारियल का खोपरा देते हैं। इसके बाद साधारण खाना देना शुरू कर देते हैं। छठे दिन घर शुद्धि कर छठी मनाते हैं। नाई बच्चे के बाल उतारता है। इसी दिन देवी देवता की पूजा करते हैं। घर बिरादरी के लोग मिलकर खाना पीना करते हैं। सामान्यतः विवाह की उम्र लड़के के लिए 14 से 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 12-16 वर्ष मानते हैं। विवाह की पहल वर पक्ष की ओर से और विवाह का निर्णय कन्या पक्ष पर निर्भर होता है। रिश्ता तय होने पर वर पक्ष के लोग नई साड़ी, गुड़, कुछ रुपये व शराब लेकर कन्या पक्ष के घर मंगनी के लिए जाते हैं। विवाह रस्म क्रमशः मंगनी, द्वारा मांगा, रोटी तोड़ना, विवाह एवं गौना सहित 5 चरणों में संपन्न होती है। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को सूख भरना के रूप में चावल, दाल, तेल, गुड़, हल्दी व नगद कुछ रुपया देते हैं। विवाह संस्कार जाति के बुजुर्ग व्यक्ति संपन्न कराते थे, अब ब्राह्मण बुलाने लगे हैं। विनिमय, गुरावट तथा घर जमाई प्रथा भी प्रचलित है। दुको, घुसपैठ और उर्रिया सहपलायन को कुछ सामाजिक जुर्माना लेकर विवाह का रूप दिया जाता है। विधवा को चूड़ी पहनने पुनर्विवाह की अनुमति है। मृतक को प्रायः जलाते हैं, कभी कभी दफनाते भी हैं। तीसरे दिन तीज नहान की रस्म में परिवार, रिश्तेदार व बिरादरी के लोग बाल, दाढ़ी या नाखून कटवाते हैं। घर की साफ सफाई की जाती है। 10वें दिन पुरुष एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दशकर्म किया जाता है, जिसमें पूजा पाठ के बाद भोज दिया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने पर उसे जमीन में गाड़ा जाता है। 5वें दिन ही भोज कर देते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। राजनैतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंवर जनजाति की अपनी परंपरागत जाति पंचायत होती है। पंचायत प्रमुख को गेटिया कहते हैं। गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव की मिलाकर चक पंचायत होती है। अगर ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं हो पाता तो मुद्दा चक पंचायत में लाया जाता है।
इसके बाद 7 उपजातियों की सतगाड़ी या पंचायत होती है। ये कंवर समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्णय मानने को सभी बाध्य होते हैं। इन पंचायतों में वैवाहिक विवाह, अन्य जाति के पुरुष या स्त्री से विवाह, अनैतिक संबंध व सामाजिक नियम तोड़ने संबंधी मामले का निपटारा करते हैं। धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। कंवर जनजाति के प्रमुख कुंवर देवी देवता दूल्हा देव, वाहन देव, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्व मंगला देवी की सगाई देवी, बुढ़वा रक्षा देवी, मातिन देवी, बंजारी देवी आदि हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवता सूरज, भूमि, नाग, बाघ, वृक्ष आदि की भी पूजा की जाती है। देवता या देवी को बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। इनके प्रमुख त्योहारों में हरियाली, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, पीतर, नवाखानी, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा, दीपावली आदि हैं। भूत प्रेत, जादू टोना पर विश्वास करते हैं। मंत्र तंत्र का जानकार व ग्राम के देवी देवता का पुजारी बैगा कहलाता है। शिक्षण, एजुकेशन। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कंवर जनजाति में शिक्षण 19.03% था। पुरुषों में शिक्षण 32.36% तथा स्त्रियों में 5.86% था, जो प्रदेश के शिक्षण स्तर से कम है। परिवर्तन, चेंज। कंवर जनजाति के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां बोलचाल, रहन सहन, परिधान, मकान, घरेलू वस्तुएं व सोच के तरीकों में परिवर्तन दिखाई देता है। रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्ड आदि की ओर इनका रुझान हुआ है। पारंपरिक वस्त्र विन्यास की जगह पैंट, कमीज व नई केश सज्जा ने ली है। ये लोग स्कूल, अस्पताल जाना पसंद करते हैं। कंवर जनजाति में कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इन जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति स्थानीय अन्य जनजातियों से बेहतर है। 1976 में कंवर जनजाति की महासभा ग्राम बरेली में हुई थी, जिसमें जनजाति में सामाजिक दोषों जैसे विवाह में सूख प्रथा, बलि प्रथा, मांसाहार, मदिरापान आदि प्रथाओं को निषिद्ध घोषित किया गया था। समस्याएं, प्रॉब्लम्स। कंवर जनजाति की प्रमुख समस्या आर्थिक है। असिंचित जमीन पर कृषि से इनकी उपज पर्याप्त नहीं हो पाती। कई परिवार अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। महिलाओं में शिक्षण कम पाया जाना भी एक मुख्य समस्या है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है।